हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज क्यूज फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पूरी क्लियर है, सारा ध्यान आपका मेरी आवाज पर होना चाहिए। अब तक हम जीवों में जनन जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है उसमें जीवन अवधि, जीवन की विभिन्न प्रावस्थाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हमने जीवों में जनन पढ़ना शुरू किया, यानी कि जीव अपने ही समान संतति कैसे उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया। तो हमने जाना कि जीवों में जो जनन की प्रक्रिया है वो दो भागों में बटी है। दो प्रकार से जीव जनन कर सकते हैं। जो अल्प विकसित जीव हैं, निम्न श्रेणी के जीव हैं, उनमें सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। हालांकि कुछ में लैंगिक जनन भी पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः अलैंगिक जनन पाया जाता है। और जो विकसित जीव हैं, जिनमें अंगों का विकास हो चुका है, नर जननांग मादा जननांग बन चुके हैं, उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी कि हम यह समझ चुके थे कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन को हम कंप्लीट कर भी चुके थे। अब हम जो नया हमारा सेकंड पोर्शन रहेगा वो रहेगा लैंगिक जनन। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लैंगिक जनन को पढ़े उससे पहले हमें एक टॉपिक समझना होगा, जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता क्या होती है? तो देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनमें जननांग प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं, नर जननांग मादा जननांग। ठीक है, तो जीवों में जो नर जननांग और मादा जननांगों का विकास है, किस जीव में किस प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर में कौन से जननांग पाए जाते हैं, मादा में कौन से जननांग पाए जाते हैं, इन बातों को ही हम किस में डिस्कस करेंगे, जीवों में लैंगिकता को, लैंगिकता टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवों में जो लैंगिक अंगों का विकास है, जब हम जीवन की विभिन्न प्रावस्थाएं पढ़ रहे थे तब आपने पढ़ा होगा कि जो किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था है, किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था के साथ ही जनन अंगों का विकास शुरू हो जाता है, चाहे फिर वो नर जननांग है या मादा जननांग है, चाहे फिर वो जंतु है चाहे फिर वो पादप है। तो जनन अंगों का जो विकास है, जनन अंगों का जो डेवलपमेंट यानी जो लैंगिकता है, उसका विकास कहां से शुरू हो जाता है? किशोरावस्था, जंतुओं में किशोरावस्था व पादपों में कायिक प्रावस्था से शुरू हो जाता है। और इस किशोरावस्था या कायिक प्रावस्था जब पूर्ण हो जाती है तो जीवों में जनन अंगों का विकास भी पूरा हो जाता है और वहां से जनन प्रावस्था शुरू होती है। तो जीवों में लैंगिकता का जो सबसे पहली लाइन है, पहली पंक्ति, तो आपको यही ध्यान रखनी है कि सामान्यतः, और ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये उच्च श्रेणी के जंतुओं और उच्च श्रेणी के पादपों पर लागू होगी। जो निम्न श्रेणी के जंतु या निम्न श्रेणी के पादप हैं उन पर यह बात लागू नहीं होगी। तो सामान्यतः उच्च श्रेणी के जंतुओं में लैंगिक जनन किशोरावस्था व पादपों में कायिक प्रावस्था के बाद प्रारंभ होता है ना? ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था व कायिक प्रावस्था में नहीं, किशोरावस्था व कायिक प्रावस्था के बाद, क्योंकि इस फेज में तो, इस स्टेज में तो अंगों का विकास होता है, जनन अंगों का विकास होता है। जब विकास कंप्लीट हो जाता है तो जनन शुरू होता है। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके हम क्लियर करते हैं। पहले हम जंतुओं को क्लियर करेंगे, फिर पादपों में, कि जंतुओं में जो जनन अंगों का विकास होता है, लैंगिक अंगों का विकास होता है, वो किस तरीके से होता है। हालांकि स्टूडेंट्स, जंतुओं में आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो पादपों में जो लैंगिकता होती है, पादपों में लैंगिकता में कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, वहां बच्चा ज्यादा भ्रमित होता है। जंतुओं में स्पष्ट है, क्योंकि जंतु, हम खुद जंतुओं की श्रेणी में आते हैं और विकसित उच्च श्रेणी के जंतुओं में ही हम काउंट होते हैं। तो आप जानते हो कि हमारे अंदर किस प्रकार की लैंगिकता है। आप जानते हो जंतुओं में नर और मादा अलग अलग होते हैं, और जो नर होते हैं उनमें नर जननांग होते हैं और जो मादा होती है उसमें मादा जननांग होते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है
एक लिंगी प्राणी हुआ, क्योंकि एक जो बॉडी है, एक जो शरीर है, उसमें एक ही प्रकार के जननांग प्रेजेंट होते हैं। या तो किसी मनुष्य के अंदर या किसी जंतु के अंदर केवल नर जननांग प्रेजेंट होंगे या फिर मादा जननांग प्रेजेंट होंगे। ऐसा कोई जंतु नहीं होता है जनरली जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही जंतु के अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यही बातें हमको यहां बतानी है कि जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, है ना, जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर जननांग होते हैं, मादा में मादा जननांग होते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप ये बात पहले से जानते हो, तो यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, पढ़ भी लेते हैं। नोट्स आपको इसी तरीके से बनाना है, जहां आपको लगे वहां पर एक लाइन छोड़ करके नया पैराग्राफ शुरू करना है। तो देख लीजिए नोट्स में हमें क्या लिखना है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर जननांगों व मादा में मादा जननांगों का विकास होता है। ऐसे जंतुओं को एक लिंगी जंतु कहा जाता है। तो इस प्रकार उच्च श्रेणी के जीवों की लैंगिकता होती है, उच्च श्रेणी के जंतुओं की ये लैंगिकता होती है। उदाहरण, जनरली जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु जो आप हमारे आसपास देख रहे हैं, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, है ना, ये सारा सब कुछ इसी में आएगा। तो उदाहरण की वजह से ज्यादा नीड नहीं है। जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु हैं, उच्च श्रेणी में सारे कॉर्डेट्स आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी फिशीज हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, सबके अंदर कौन सी लैंगिकता होती है? ये सारे जंतु जो है एक लिंगी होते हैं, इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु, अब थोड़ी बात हम निम्न श्रेणी के जंतुओं पर कर लेते हैं। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिसमें नर और मादा जननांग एक ही जीव के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या बात कर रहा हूं मैं कि कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं, देखो, परंतु कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में नर व मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। ऐसे जंतुओं को उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु कहा जाता है। देखिए, जैसे एक जंतु मैं आपके यहां सामने एक रफली एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यह निम्न श्रेणी का जंतु है, इसको फीताकर्मी या टैपवर्म कहा जाता है, जो आंत्र में संक्रमण करता है। इसकी बॉडी में इस प्रकार से सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग खंड होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे प्रारंभ वाला खंड हेड कहलाता है, बाकी फिर थोरैक्स वाला भाग आ जाता है, एंड देन आफ्टर जितने भी खंड होते हैं, ये हजारों खंड होते हैं। वैसे मैं तो छोटा सा बना रहा हूं आपके सामने, लेकिन इसमें हजारों खंड होते हैं, ठीक है। और इन खंडों में क्या होते हैं? नर और मादा जननांग प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वर्षण भी होगा और अंडाशय भी होगा। इन खंडों में वर्षण भी होगा और अंडाशय भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो प्राणी है जिसको हम टैपवर्म कहते हैं, इसके जो ये खंड हैं, इसमें नर जननांग यानी वर्षण भी प्रेजेंट है और मादा जननांग यानी अंडाशय भी प्रेजेंट होते हैं। तो हजारों खंड हैं, हजारों खंडों में हजारों वर्षण और हजारों अंडाशय प्रेजेंट होते हैं। और ये साथ ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करते, इसके वर्षण भी वर्क करते हैं और अंडाशय भी वर्क करते हैं। वर्षण के द्वारा हजारों स्पर्म्स बनाए जाते हैं और इसी प्रकार अंडाशय के द्वारा भी हजारों अंडाणु का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो है ये जंतु एक द्विलिंगी जंतु है, क्योंकि इसके अंदर नर और मादा जननांग दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ऐसा निम्न श्रेणी के जंतुओं में देखने को मिलता है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक बात और ध्यान देने की है, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटकर है, लैंगिकता से थोड़ा सा हटकर है, कि यहां पर ये जो जंतु है इसके अंदर नर जननांग भी प्रेजेंट है और मादा जननांग भी प्रेजेंट है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसी का शुक्राणु इसी के अंडाणु को फर्टिलाइज कर देगा, निषेचित कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जब लैंगिक जनन करेगा तो इसको एक और प्राणी की आवश्यकता पड़ेगी, एक और प्राणी की इसको आवश्यकता पड़ेगी, और एक समय में या तो ये नर की तरह वर्क करेगा या फिर ये मादा की तरह वर्क करेगा। अगर मान लीजिए कि नर की तरह वर्क कर रहा है तो ये अपने शुक्राणु को इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा और इसके अंडाणुओं को फर्टिलाइज कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो है जनन की प्रक्रिया होगी। तो बिल्कुल जनन के लिए तो दो अलग अलग जीव ही पार्टिसिपेट करेंगे, और एक बार में एक जीव या तो नर की तरह
व्यवहार करेगा या मादा की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन लैंगिकता के आधार पर ये जो जीव है ये क्या होगा, लैंगिकता के आधार पर ये जीव उभयलिंगी होगा, यानी इसके अंदर नर जन्नांग भी होंगे और मादा जन्नांग भी होंगे। इसी प्रकार से एक और जंतु जिसे आप जानते हो, जिसको हम केंचुआ कहते हैं, हिंदी में केंचुआ, और इंग्लिश में अर्थवर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। इंग्लिश में अर्थवर्म, ये भी इसी प्रकार का एक जंतु है, निम्न श्रेणी का जंतु है जो कि एनेलिडा के अंतर्गत आता है। ये वाला जो जंतु हमने पढ़ा था फीताकर्मी या टेपवर्म, ये प्लेटीहेलमिन्थेस का जीव है, जबकि ये एनेलिडा का है। इसके अंदर भी इस प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है और अलग अलग सेगमेंट में नर और मादा जन्नांग प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेगमेंट्स में नर जन्नांग और कुछ सेगमेंट्स में मादा जन्नांग प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इसकी तुलना में यहां नर जन्नांग और मादा जन्नांगों की संख्या फिक्स होती है। ठीक है, मादा जन्नांग यानी कि अंडाशय एक जोड़ी और नर जन्नांग यानी वर्षण 2 जोड़ी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी बातें वही है कि केंचुआ जो है इसमें नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है, इसलिए यह जीव कैसा हुआ, द्विलिंगी या उभयलिंगी हुआ। लेकिन जब जनन करेगा तो ऐसा नहीं है कि ये खुद के शुक्राणु से खुद के अंडाणु को, स्वयं के अंडाणु को फर्टिलाइज कर देगा, ऐसा ही नहीं कर सकता है। जनन के लिए एक दूसरे केंचुए की इसको आवश्यकता होगी और एक बार में एक केंचुआ या तो नर की तरह व्यवहार करेगा या मादा की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार से यहां पर यह लैंगिकता निम्न श्रेणी के जीवों में देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि नर भी वही है, मादा भी वही है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही दिमाग में आ रहा है आपको कि इनके जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे कि मम्मी किसको बोले और पापा किसको बोले। बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, तो लैंगिकता समझ में आ रही है क्या यहां तक आपको? मिटा दें फिर इसको, मिटा दें क्या? चलो मिटा देते हैं। और ये लीजिए आप उदाहरण, फीताकर्मी और केंचुआ। तो ये तो हो गई जंतुओं में लैंगिकता। किसमें लैंगिकता हो गई? जंतुओं में लैंगिकता यहां पर समाप्त होती है। अब बात करते हैं पादपों की। तो स्टूडेंट्स, पादपों को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि पादपों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, पादपों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होता है। कैसे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देंगे क्योंकि स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है। आवाज सुनिए। जंतुओं में हमने क्या कहा कि अधिकांश जो उच्च श्रेणी के जंतु है उसमें नर और मादा जन्नांग अलग अलग प्राणियों में होते हैं। लेकिन अधिकांश जो उच्च श्रेणी के पादप है, और पादप भी कौन से? पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट जिनमें पुष्प आते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म, पहले उनकी बात करते हैं। वो सबसे विकसित पादप माने जाते हैं। सबसे विकसित पादपों की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो जनरली जो अधिकांश उच्च श्रेणी के पुष्पी पादप हैं उनमें उच्च श्रेणी के जंतुओं के अगेंस्ट बिल्कुल विपरीत देखने को मिलता है कि अधिकांश पादपों में क्या होता है, जो पुष्प होता है इस पुष्प में ही मादा जन्नांग भी प्रेजेंट होता है और नर जन्नांग भी प्रेजेंट होता है। यानी कि जो एक पादप है और उस पर जो ये पुष्प लगा है, इस पुष्प पे ही नर जन्नांग भी है और मादा जन्नांग भी है। तो उस दृष्टि से अगर इस पुष्प को देखा जाए तो यह पुष्प क्या हुआ, द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प हुआ। और जिस पादप पर यह लगा है वो पादप क्या हुआ, द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप हुआ। तो जनरली जितने हमारे आसपास हम पादप देखते हैं, विकसित पादप, पुष्पी पादप देखते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, उभयलिंगता देखने को मिलती है। तो लैंगिकता के आधार पर उच्च श्रेणी के जो पुष्पी पादप हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं, वो सामान्यतः उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। यह पहली बात आपको पुष्पी पादपों में ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ये जो है पुष्पी पादपों में ध्यान रखनी है। तो इस बात में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए नोट्स की बात करते हैं। आप ये नोट्स लिख लीजिएगा, ये लीजिए। सामान्यतः उच्च श्रेणी के पुष्पी पादप में नर जन्नांग व मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं। ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प। तो पुष्प के लिए बात हो रही है, यहां पादपों में ध्यान दीजिएगा। पुष्प के लिए अलग बात होगी, पादप के लिए अलग बात होगी। तो पुष्प तो क्या हो गए, द्विलिंगी। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जिस पादप पर द्विलिंगी पुष्प लगा है तो वो पादप भी क्या होगा, द्विलिंगी पादप होगा। तो ये तो सामान्य बात हो गई, सभी उच्च श्रेणी के पादपों की बात हो गई। लेकिन कुछ उच्च श्रेणी के पादप ऐसे भी होते हैं। अच्छा, वहां तक जाए उससे पहले अब हम पहले
पुष्प को ही क्लियर कर लेते हैं कि जैसे ये द्विलिंगी पुष्प है ना, जिसमें नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, पुष्प जो है ना, आप 3 प्रकार के देखने को मिल सकते हैं आपको। जैसे ये मैं पहला पुष्प बना रहा हूं, जिसमें मान लीजिए कि केवल क्या प्रेजेंट है, नर जननांग प्रेजेंट है। तो इस पुष्प को आप क्या कहोगे भाई? इस पुष्प को आप कहोगे नर पुष्प। ये तो पहला टाइप का पुष्प हो गया, ठीक है। एक पुष्प ऐसा होता है जिसमें केवल क्या प्रेजेंट होंगे, मादा जननांग प्रेजेंट होंगे। तो इस पुष्प को आप क्या कहोगे? इस पुष्प को आप कहोगे मादा पुष्प। क्लियर है। और कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी मैंने अभी अभी बात करी, जिसमें नर जननांग भी प्रेजेंट होते हैं और मादा जननांग भी प्रेजेंट होते हैं और ये नर जननांग भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये कौन सा पुष्प हुआ? ये हुआ उभयलिंगी पुष्प, यानी नर भी है इसके अंदर और मादा भी है। उभयलिंगी कह दीजिए या द्विलिंगी कह दीजिए, एक ही बात है। तो ये 3 प्रकार के पुष्प होते हैं। ये जो तीसरा प्रकार आपने बनाया है, तीसरा प्रकार जो आपने बनाया है, इसकी तो हम बात कर चुके हैं। कि इसको उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ये लिखा यहां पर कि सामान्यतः उच्च श्रेणी के पुष्पी पादपों में नर जननांग व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, यानी कि इस प्रकार का पुष्प होता है। इस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं तथा ऐसे पादपों को जिन पर ये लगे क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पादप कहलाते हैं। लेकिन ये जो बाद में मैंने बात करी है यहां पर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो बात करी है, ये है नर पुष्प और ये है मादा पुष्प। तो इस प्रकार के पुष्पों को क्या कहा जाता है? जिसमें केवल एक प्रकार के जननांग होते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पों को कहा जाता है एक लिंगी पुष्प। क्या कहा जाता है? एक लिंगी पुष्प, जिसमें या तो नर जननांग ही प्रेजेंट होंगे या मादा जननांग ही प्रेजेंट होंगे। बात को आप ऐसा समझ रहे हो क्या कि यार क्या सीधी सीधी बातें बता रहे हो? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चीजें, ये बातें, ये तथ्य जितने सीधे लगते हैं, वास्तव में ये तथ्य उतने सीधे नहीं होते हैं। इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। मेरा दावा है जो वीडियो समाप्त होगा तब आप यहां से कुछ नया सीख करके निकलोगे। छोड़ करके चले जाओगे तो फिर गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है। क्योंकि जटिल चीजों को समझने से पहले सरल तथ्यों को जानना जरूरी होता है। मुझे पता है बहुत अच्छे से कि यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे आप भली भांति परिचित हो। तो एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प को आप हालांकि ऑलरेडी जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है एक बार बताने का। ये मैंने बता दिया। चलिए अब बात करते हैं वापस नोट्स की। ये जो मैंने, अच्छा ये तो आप जानते ही हो, उभयलिंगी में आम, अमरूद, गुलाब, गुड़हल, सरसों, मटर, टमाटर, जितने भी आपके आसपास ये पादप आप देख रहे हो, जनरली क्या होते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। और जो मैंने पुष्पों के बारे में अभी अभी आपको बात बताई वो यहां है कि इसी प्रकार ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर जननांग उपस्थित होते हैं नर पुष्प कहलाते हैं। इसके विपरीत ऐसे पुष्प जिनमें केवल मादा जननांग उपस्थित होते हैं मादा पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। अभी क्लियर किया है। अब देखिए आगे बढ़िए। उदाहरण कौन कौन से होते हैं एक लिंगी पुष्प के? अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं एक लिंगी पुष्प के उदाहरण बताइए। अब यहां पर आप यहीं पर ध्यान दे लीजिए। पहली बात जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि अगर आपसे उदाहरण द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पादप का पूछा जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पुष्प द्विलिंगी है वो जिस पादप पर लगा है वो पादप भी क्या होगा? द्विलिंगी ही होगा। लेकिन यहां ये सेकेंड लाइन में यहां के प्रश्न अक्सर बच्चों के नंबर परीक्षा में कटवा देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे परीक्षा में क्या पूछा गया है। आपसे परीक्षा में एक लिंगी पुष्प पूछा गया है या एक लिंगी पादप पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, एक लिंगी पुष्प पूछा गया है या एक लिंगी पादप पूछा गया है। सर क्या बात करते हो आप? बातें तो वही है ना कि जिस प्रकार जिस पादप पर द्विलिंगी पुष्प लग रहा है वो पादप द्विलिंगी है, तो इसी प्रकार जिस पादप पर एक लिंगी पुष्प लग रहा है वो एक लिंगी पादप होगा। हां, कुछ कुछ बातें तो यहां पर सही है, लेकिन कुछ यहां पर ऐसे तथ्य हैं जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। देखिए आते हैं बात पर, समझने की कोशिश करते हैं।
एक लिंगी पुष्प वाली बात तो आपकी क्लियर है, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है? ये इसके उदाहरण है पपीता, खजूर, तरबूज, खरबूजा, खीरा या जितने भी कुकुरबिटेसी कुल के पादप होते हैं। कुकुरबिटेसी यानी जो ये बेल वगैरह पर लगते हैं ना, जैसे मान लीजिए करेला है, कद्दू है, गिलकी है ना, इस प्रकार के जो पादप होते हैं, लौकी है, ये सब किस कुल में आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। तो ये सारे जितने भी आप उदाहरण देख रहे हैं सब एक लिंगी पुष्प है। तो अगर आपसे एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पूछ लिया जाता है तो आप इनमें से कुछ भी लिख दीजिएगा, किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन स्टूडेंट जब आपसे एक लिंगी पादप पूछा जाए, अच्छा एक लिंगी पादप होता नहीं है, पादपों में एक लिंगी के लिए एक लिंगाश्रय शब्द यूज में लिया जाता है। कौन सा? एक लिंगाश्रय, जिसको डायोसियस इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। एक लिंगाश्रय क्या होता है देखना। मैं पपीता के पादप की प्रारंभ में बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? पपीता के पादप की। ये लीजिए, पपीता को अपन गोल कर देते हैं। सर पपीता एक लिंगी है क्या? बिल्कुल पपीता एक लिंगी है। पपीता पर एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, पपीता एक लिंगी है। लेकिन आप पपीता को इधर देखिए, ऊपर देखिए, मैं बना रहा हूं। पपीता में दो प्रकार के पादप होते हैं स्टूडेंट्स। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है नर पपीता जिस पर केवल नर पुष्प आते हैं, और एक होता है मादा पपीता जिस पर मादा पुष्प आते हैं। मादा पपीता को आप जनरली पपीता इसी को कहते हैं क्योंकि इस पर फल लगते हैं। लेकिन ये जो नर है जिस पर फल नहीं लगते, इसको तो आप जानते ही नहीं हो, ये नर पपीता होता है, ठीक है। इस पर नर पुष्प आते हैं, इस पर फल नहीं लगते। यानी पपीता के अंदर दो प्रकार के पादप हैं। एक पादप पर नर पुष्प लग रहा है, एक पादप पर मादा पुष्प लग रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह पादप कैसा हुआ? एक लिंगाश्रय हुआ। क्या हुआ? एक लिंगाश्रय हुआ, क्योंकि इस एक प्रकार के पादप पर एक ही लिंग को आश्रय मिल रहा है, या तो नर को या मादा को, इसलिए इसको एक लिंगाश्रय या डायोसियस कहते हैं। डाई इसलिए लगता है क्योंकि दो अलग अलग है, नर अलग है, मादा अलग है, दो प्रकार का पादप यहां पपीता में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको डायोसियस कहा जाता है इंग्लिश में। और हिंदी में एक लिंगाश्रय, क्योंकि एक पादप पर एक ही लिंग को आश्रय मिल रहा है। मैंने अभी तक आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ लाइव चैट पर नहीं हूं। मैं आपके साथ लाइव चैट पर भी हूं और जल्द ही आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं। बस आप सब्र रखिए और जो बातें समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझते रहिए, तो आप आसानी से आने वाले प्रश्नों के जवाब दे दोगे। देखिए बात क्लियर है। एक लिंगाश्रय या इंग्लिश में डायोसियस इनको कहा जाता है। इसी प्रकार खजूर की अगर बात करें स्टूडेंट, खजूर को भी गोल कर देता हूं। चलिए खजूर को भी गोल कर देता हूं। तो खजूर में भी सेम है। एक खजूर तो वो होती है जिस पर फल लगते हैं, ठीक है, फल लगते हैं, तो ये तो मादा खजूर का पादप है। और एक खजूर छोटा सा होता है, इस पे नर पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? नर पुष्प होते हैं। इस पर कोई फल वगैरह नहीं लगता है, इस पर कोई फल वगैरह नहीं लगता। तो यहां नर पुष्प है, यहां मादा पुष्प है, बात वही। यानी नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग पादपों पर है। उस दृष्टि से यह पादप एक लिंगाश्रय हुआ, क्योंकि एक पादप पर एक ही लिंग का आश्रय है। तो इस प्रकार से यह एक लिंगाश्रय हुआ, एक लिंगी हुआ, या इंग्लिश में इसको डायोसियस कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट इसके बाद के आप जो भी उदाहरण देख रहे हो, चाहे फिर वो तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, कुकुरबिटेसी है, इसमें क्या होता है? विशेष ध्यान दे लेना, क्योंकि यही बात है जहां पर अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना जो नंबर है वो परीक्षा में गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं आपको तरबूज का उदाहरण दे देता हूं। तरबूज बेल पर लगता है स्टूडेंट्स, किस पर? बेल पर, ठीक है। अब इस बेल पर जो पुष्प आएंगे ना, इस पर पुष्प दो प्रकार के पुष्प आएंगे। जैसे मान लीजिए एक पुष्प ये आया और एक पुष्प ये आया, इस प्रकार की डिजाइन कर देते, एक ये आया, ठीक है। एक पुष्प ये है इस प्रकार का सिंपल साइज, और एक पुष्प ये है इस प्रकार का। आ रही है बात समझ में? तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि तरबूज में क्या है? एक ही पादप पर दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। एक ही पादप पर दो प्रकार के पुष्प लगते हैं। एक पुष्प लगता है नर और एक पुष्प लगता है मादा। तो अगर पुष्प की दृष्टि से देखा जाए तो तरबूज क्या है? सर एक लिंगी है, क्योंकि एक पुष्प में एक ही प्रकार के जननांग है ना। तो तरबूज के अंदर कौन से पुष्प पाए जाते हैं?
एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। लेकिन बताइए तरबूज कैसा पादप है? तरबूज कैसा पादप है? तो आप कहोगे सर द्विलिंगाश्रयी है, क्योंकि एक ही पादप पर दो प्रकार के लिंग को आश्रय मिल रहा है, नर को भी और मादा को भी। द्विलिंगाश्रयी है। पादप की संख्या कितनी है? पादप की संख्या एक ही है, इसलिए इंग्लिश में मोनोसियस इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसियस इसको कहा जाता है। तो बातें क्लियर है क्या? तो देखिए, अब एक लिंगी पुष्प अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहां से कोई भी उदाहरण दे सकते हो, बिल्कुल मैंने वही तो कहा था। लेकिन आपसे एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी पादप पूछा जाता है, एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी पादप पूछा जाता है, तब आप सिर्फ ये आगे वाले दो ही उदाहरण लिख सकते हो, पीछे वाले उदाहरण आप नहीं लिख सकते स्टूडेंट। आगे वाले दो ही लिख सकते हो, केवल पपीता और खरबूज ही आप लिख सकते, सॉरी खजूर ही आप लिख सकते हो। ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये इनमें पुष्प एक लिंगी है। पुष्प तो एक लिंगी है, लेकिन ये खुद एक लिंगी नहीं है, क्योंकि इन पादपों पर दो प्रकार के पुष्प लग रहे हैं, नर पुष्प भी लग रहा है और मादा पुष्प भी लग रहा है। तो उस दृष्टि से पादप क्या है? द्विलिंगाश्रयी। लेकिन पादप पर जो पुष्प लगा है वो क्या है? एक लिंगी पुष्प है। आशा करता हूं कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यह बात समझ में आ गई तो लैंगिकता वाले टॉपिक जो है हमारा वो क्लियर हो गया। बताइए, अब आप कमेंट करिए कि आपको यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई। कमेंट करके बता दो, फटाफट बता दो, फिर मैं इसको हटा रहा हूं। क्लियर है ना? हटा दूं? ओके, चलिए। तो ये बात अगर क्लियर है तो अब आगे वाले जो निम्न श्रेणी के पादप हैं या अपुष्पी, तो पुष्पी पादपों में हमने पढ़ी लैंगिकता, अब अपुष्पी पादपों में पढ़ेंगे। और अपुष्पी पादपों के बाद जो निम्न श्रेणी के पादप है जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उनमें लैंगिकता को समझेंगे। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आई है तो चलिए आगे वाले पादपों पर हम बात करते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। ये लैंगिक जनन ही चल रहा है, लेकिन हम अभी इस टॉपिक को लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी सिर्फ जीवों में लैंगिकता समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपके सामने अपुष्पी पादप यानी जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं। अब जिम्नोस्पर्म में पुष्प तो नहीं है, तो नर जन्नांग और मादा जन्नांग क्या होते हैं यहां पर? तो स्टूडेंट यहां पर पुष्प की जगह शंकु लगते हैं, जिसमें नर शंकु और मादा शंकु के नाम से जाना जाता है। नर शंकु के अंदर नर युग्मक और मादा शंकु के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो नर जन्नांग या मादा जन्नांगों का वर्क होता है वो शंकुओं के द्वारा किया जाता है। देखिए, कुछ उच्च श्रेणी के पुष्पी पादप ऐसे भी होते हैं। अच्छा, ये तो वही बात है जो मैं आपको समझा कर निकला ना, पहले उसको क्लियर कर ले। उसके नोट्स हैं ना, आप नोट्स ले, समझ तो हम गए, लेकिन ये नोट्स भी आप लिख लेना कि कुछ उच्च श्रेणी के पुष्पी पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर लगते हैं। ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रय या डायोसियस कहा जाता है। मैंने बताया आपको, या इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में विषम थैलिक पादप भी कहते हैं। उदाहरण खजूर, पपीता, समझा चुका हूं पीछे। कुछ उच्च श्रेणी के पुष्पी पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें नर पुष्प व मादा पुष्प एक ही पादप पर लगते हैं। ऊपर अलग अलग पर लग रहे थे, इस पर एक ही पादप पर लगते हैं। ऐसे पौधों को द्विलिंगाश्रय पादप, क्योंकि एक ही पादप पर द्विलिंगाश्रय है और पादप जो है एक ही, इसलिए मोनोसियस कहा जाता है, या समथैलिक पादप भी इनको कहा जाता है। उदाहरण बात के जितने भी थे उसमें आ जाएंगे तरबूज, खरबूजा, खीरा, कुकुरबिटेसी कुल के पादप। तो ये तो हम समझ चुके हैं, ये आपके नोट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जो मैं बात करने जा रहा था। देखिए, कुछ उच्च श्रेणी के अपुष्पी पादपों में, देखो मैंने बताया था आपको कि ये आपको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, इसको अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लैंगिकता पढ़ रहे हैं केवल। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अच्छा, काफी लंबी क्लास हो गई, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि आप देखो, ऐसी चीजें हैं ये जो आपको जनरली किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है व्यूअर्स या सब्सक्रिप्शंस, हालांकि मैं भी बोलता हूं वीडियो की शुरुआत में, अब यूट्यूबर है तो फर्ज तो निभाना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो मेरा जो फर्स्ट मोटो है, पहला उद्देश्य है, वो आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ाना है, ना कि व्यूअर्स या सब्सक्रिप्शन बढ़ाना। तो अब स्वाभाविक बात है, फिर क्लास थोड़ी सी लेंदी भी होगी, बीच बीच में थोड़ी सी हो सकता है बोरिंग भी हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है? आपको पढ़ना है। ठीक है ना? मनोरंजन ही करना होता तो फिर हम कोई और वीडियो देख लेते। मनोरंजन की बहुत सारी वीडियो हैं, हम फिर इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं ना? तो आप 2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए मनोरंजन को भूलें और जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स पर हम बातें करेंगे, उनको हम समझेंगे। तो बने रहिएगा, बोर मत होइएगा। नहीं हो रहे हो ना? नहीं लिखो फटाफट, नहीं हो रहे हो, हाँ नहीं हो रहे हो बोर,
ओके, चलो थोड़ी सी बातें हो रही है, कर लेते हैं। देखिए, कुछ उच्च श्रेणी के अपुष्पी पादप यानी जिम्नोस्पर्म, मैंने कहा उसमें नर और मादा जननांग कौन होंगे? शंकु। नर शंकु अलग होगा, मादा शंकु अलग होगा। अब वही बात है कि अगर नर शंकु और मादा शंकु एक ही पादप पर है, एक ही पादप पर है, अब आप जो पीछे पढ़ा है ना, अगर आपके समझ में आ गया तो आप इसका जवाब दे दोगे कि अगर नर शंकु व मादा शंकु एक ही पादप पर है तो बताइए फिर पादप कैसा होगा? बताइए पादप कैसा होगा? एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय? बताइए, फटाफट बताइए। मोनोसियस या डायोसियस? एक लिंगाश्रय, द्विलिंगाश्रय? अच्छा, पूरा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, एक या दो लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय, है ना? क्योंकि देखो नर शंकु भी है उसी पर मादा शंकु भी है, एक ही पादप पर दोनों प्रकार के जननांग प्रेजेंट है, तो फिर ये क्या होगा? द्विलिंगाश्रय होगा। बिल्कुल, इन्हें द्विलिंगाश्रय या मोनोसियस पादप कहते हैं, क्योंकि पादप एक ही है, इसलिए मोनो शब्द यूज में लिया है इंग्लिश में। तो ये क्लियर है। उदाहरण याद रखिए आप, बिल्कुल उदाहरण तो आपको याद करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। इस जिम्नोस्पर्म में उदाहरण आएगा सिड्रस व पाइनस। तो सिड्रस व पाइनस ऐसे पादप हैं जिनमें एक ही पादप पर नर शंकु भी होता है, मादा शंकु भी होता है, यानी ही भी वही है, शी भी वही है। क्लियर है क्या? ओके, अगर समझ में आ रहा है तो जिम्नोस्पर्म में हम आगे फिर बात करते हैं कि कुछ उच्च श्रेणी के अपुष्पी पादपों में नर शंकु व मादा शंकु अलग अलग पादप पर होते हैं, यानी ये भी जिम्नोस्पर्म है लेकिन इसमें नर अलग है, नर पुष्प जो है वो अलग पादप पर है, और उसी जाति का एक पादप है उस पर मादा पुष्प आ रहे हैं। तो बताइए फिर ये क्या हुआ? एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय? एक या दो लिख दो आप, बस समझ जाऊंगा मैं, आप सिर्फ एक या दो लिख दो। क्या हुआ ये? एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय? तो नर व मादा शंकु चूंकि अलग अलग पादप पर है, यानी एक पादप पर एक ही प्रकार का जननांग है, तो उस दृष्टि से ये क्या हुआ सर? एक लिंगाश्रय हुआ। पादप दो है इसलिए इंग्लिश सीबीएसई वाले इसको क्या कहते हैं? डायोसियस कहते हैं। चलिए, इन्हें एक लिंगाश्रय या डायोसियस कहा जाता है या कहते हैं। क्लियर है? तो ये लीजिए, उच्च श्रेणी के पादप में लैंगिकता हमारी क्लियर हो गई, पुष्पी पादपों में भी हो गई, अपुष्पी पादपों में भी हो गई। अब थोड़ी सी बात है ना, ऐसा ही नोट्स बना लेना आप, ऐसा ही नोट्स बना लेना, एक पेज लगेगा पूरा, जहां जरूरत हो लाइन छोड़ना, स्पष्ट होने चाहिए नोट्स, क्योंकि जब तक आपके नोट्स स्पष्ट नहीं होंगे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा उनको। तो जितने ज्यादा साफ सुथरे नोट्स होंगे वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आप उन्हें पढ़ेंगे और कुछ सीखते रहेंगे। तो नोट्स बिल्कुल सुंदर बनाइएगा। हालांकि आप जो मुझे नोट्स भेज रहे हैं वास्तव में बहुत रुचिकर और बहुत सुंदर नोट्स आप मुझे भेज रहे हो, मैं उनको देख रहा हूं और मेरा कई बार मन किया कि यार यहां पर ला करके मैं एक बार उन बच्चों के नाम भी लूं, उनके नोट्स दिखाऊं कि देखो किस प्रकार से वो नोट्स बना रहे हैं। जल्द ही ऐसा काम हम करेंगे, हो सकता है मैं कल इस प्रकार का जो है काम करूं, है ना, इस प्रकार का प्रोत्साहन आपको प्रदान करूं। तो बिल्कुल कल तक आप सारे बच्चे नोट्स मुझे जरूर भेजिएगा, क्योंकि कल मैं कोशिश करूंगा, पूरी 99% कोशिश करूंगा कि उन बच्चों के नाम यहां स्क्रीन पर लाऊं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्न श्रेणी, अच्छा इसका उदाहरण याद रख लेना, साइकस व गिंगो बाइलोबा। साइकस साबूदाना इसी से प्राप्त होता है, साइकस से, है ना, साइकस से साबूदाना, इसके तने से साबूदाना बनाया जाता है। गिंगो बाइलोबा भाई ये तो बिल्कुल विलुप्त प्राय प्रजाति है, क्योंकि भारत के अंदर मनाली में इसका एक ही पादप बचा है, अब बाकी सारे पादप नष्ट हो चुके हैं, एक ही पादप, एक ही वृक्ष बचा है गिंगो बाइलोबा का। तो ये जो है एक लिंगाश्रय पादप है, इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निम्न श्रेणी के पादपों की बात कर लेते हैं। निम्न श्रेणी के पादपों की अब हम बात कर लेते हैं। तो निम्न श्रेणी के पादपों में भी स्टूडेंट्स बातें तो वही रहने वाली है ना। अब निम्न श्रेणी के पादपों में क्या होता है? नर जननांग मादा जननांग पुष्प नहीं होता, पुष्प तो बस पुष्पी पादपों में होता है, एंजियोस्पर्म में। तो यहां नर जननांग और मादा जननांग कौन होता है? पहले तो वो भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे यहां देखिए कुछ निम्न श्रेणी के पादप, जैसे शैवाल निम्न श्रेणी के, तो उससे शैवालों में नर जननांग को क्या कहा जाता है? एंथ्रेडियम, और मादा जननांग को क्या कहा जाता है? उगोनिया। ध्यान दीजिएगा, शैवालों में नर जननांग को क्या कहते हैं? एंथ्रेडियम, और मादा जननांग को क्या कहते हैं? उगोनिया। अगर एंथ्रेडियम और उगोनिया, शैवालों में क्या होता है? एंथ्रेडियम और उगोनिया एक ही पादप पर होते हैं, शैवालों में एक ही पादप पर होते हैं। तो बताइए अब ये जो शैवाल है, ये जो निम्न श्रेणी के पादप हैं, क्या कहलाएंगे? एक ही पादप पर, बताइए क्या कहलाएंगे? एक या दो लिखो, एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय? एक ही पादप पर है ना, एक ही पादप पर दोनों लिंगों का आश्रय है, द्विलिंगाश्रय। ये लीजिए, इन्हें द्विलिंगाश्रय पादप कहते हैं। और ऐसा शैवाल कौन है? कारा। ऐसा शैवाल कौन है? कारा। ठीक है, तो कारा एक शैवाल है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध शैवाल है, ये एकमात्र ऐसे शैवाल है जो अंतरिक्ष तक की यात्रा करके आ चुकी है। इसको
अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप कहीं कोष्टक में लिख लीजिएगा कि कारा, कोष्टक में लिख लो अंतरिक्ष शैवाल। अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहते हैं कारा को? क्योंकि अंतरिक्ष में जब वैज्ञानिक जाते हैं तो कारा जो है ना बहुत तीव्र गति से जो है अपना ग्रोथ करता है, तो ये अपने साथ कारा को लेकर के जाते हैं। तो ये भोजन का काम करती है वैज्ञानिकों के लिए, वैज्ञानिकों का भोजन प्रोवाइड करने का ये काम करती है। तो अंतरिक्ष तक जा चुकी है, इसलिए इसको अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया आज का। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार कुछ निम्न श्रेणी के पादप, ये तो शैवालों की बात हो गई। शैवालों के बाद निम्न श्रेणी में कौन आता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन आता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जैसे ब्रायोफाइटा को मार्केंसिया और टेरिडोफाइटा को लिवरवर्ट इनका एग्जांपल है। तो ये जो निम्न श्रेणी के पादप हैं, इनमें जो नर जन्नांग होता है वो एंथ्रीडियो4 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नर जन्नांग एंथ्रीडियो4 के नाम से जाना जाता है और मादा जन्नांग आर्किगोनियो4 के नाम से जाना जाता है। तो ये जो उदाहरण मैंने आपको लिखा ना ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का, तो इसमें नर जन्नांग एंथ्रीडियो4 जो है ये नर पादप पर होता है, यानी अलग पादप पर होता है, और मादा जन्नांग आर्किगोनियो4 वो मादा पादप पर होता है। मादा पर पाए जाते हैं ना, मादा पादप लिख लेना, मादा पादप पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब नर और मादा जन्नांग जो है वो अलग अलग पादपों पर है, अलग अलग पादपों पर है। नर पादप अलग है, मादा पादप अलग है। तो बताइए फिर ये क्या हुआ? एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय? तुरंत बताइए, एक या दो लिखिए। एक लिंगाश्रय या द्विलिंगाश्रय? यस, एक लिंगाश्रय, क्योंकि नर पादप पर एक प्रकार का जन्नांग है, मादा पादप पर एक प्रकार का नर जन्नांग है। सॉरी, नर पादप पर नर जन्नांग है, मादा पादप पर मादा जन्नांग है। तो इस प्रकार का जो निम्न श्रेणी का ये पादप है एक लिंगाश्रय होता है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, तो फिर इसको क्या कहते हैं? ये लीजिए, इन्हें एक लिंगाश्रय पादप या डायोसियस कहते हैं, क्योंकि पादप दो होते हैं, इसलिए सीबीएसई वाले इसको दो, डाई है ना, इंग्लिश में इसको डायोसियस नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट, ये थी जीवों में लैंगिकता। आशा करता हूं कि जीवों में लैंगिकता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर आपने पैशंस रख करके, धैर्य रख करके, ये 37 हो गए अब तो, है ना, तो 37 मिनट का अगर ये वीडियो देखा है तो जीवों में लैंगिकता आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कभी भी परीक्षा में आपका यहां से नंबर नहीं कटेगा, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो जीवों में लैंगिकता को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा, मुझे भेजिएगा और कोशिश करूंगा कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका नाम भी मैं आप तक यहां स्क्रीन पर आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज की क्लास को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।